में हम विश्व के भूगोल को कवर करने वाले हैं और ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट लिया गया है जो कि एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखना होता है विश्व के भूगोल से। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है, विश्व के प्रमुख पठार व उनकी अवस्थिति। ये पठार है और ये उनकी अवस्थिति है, कहाँ पे वो अवस्थित हैं। तो तिब्बत का पठार जो है ये मध्य एशिया में अवस्थिति है इसकी। मंगोलिया का पठार उत्तरी मध्य चीन तथा मंगोलिया में अवस्थिति है। और भारतीय प्रायद्वीपीय पठार भारत के दक्षिणी महाद्वीपीय भाग में अवस्थित है। ग्रेट बेसिन पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। तुर्की या अनातोलिया का पठार जो है तुर्की में अवस्थित है। यूनान का पठार म्यांमार, चीन, वियतनाम और लाओस में अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया का पठार ऑस्ट्रेलिया में है। कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कोलोराडो पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ग्रीनलैंड पठार ग्रीनलैंड में है। और नेक्स्ट जो है वो है यूकॉन या अलास्का का पठार, तो ये अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। अबिसिनिया या इथियोपिया का पठार पूर्वी अफ्रीका राज्यों इथियोपिया एवं सोमालिया में विस्तृत अवस्थिति है। और मेसेटा का पठार जो है स्पेन का आइबेरियन प्रायद्वीप में अवस्थित है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम विश्व के प्रमुख मरुस्थल और उनकी अवस्थिति। तो ये मरुस्थल दिया हुआ है और ये कहाँ पे अवस्थित है वो दिया हुआ है। सहारा मरुस्थल जो है उत्तर अफ्रीका में अवस्थित है। ग्रिप्सन, ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी जो है ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया व चीन में अवस्थित है। कालाहारी मरुस्थल जो है बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। नेक्स्ट मरुस्थल देखें तो अटाकामा मरुस्थल जो है ये उत्तरी चिली व दक्षिणी पेरू में अवस्थित है। तकला मकान मरुस्थल चीन में अवस्थित है। दस्ते लूट मरुस्थल पूर्वी ईरान में अवस्थित है। दस्ते कबीर मरुस्थल उत्तर पूर्वी ईरान में अवस्थित है। पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में अवस्थित है। थार मरुस्थल जो है वो भारत और पाकिस्तान में अवस्थित है। तो अब हम नेक्स्ट एरा को देखेंगे, काल। तो सबसे पहला काल है प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन एरा जिसको बोलते हैं। तो इस काल में निर्मित प्राचीनतम पर्वतों को आर्कियन पर्वत कहते हैं। और प्री कैम्ब्रियन काल में शैलों में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव था। इस समय के 3 प्रमुख पर्वत लॉरेंशियन, अल्गोमन तथा किलार्नियन हैं। नेक्स्ट जो काल है वो काल है पैलियोजोइक काल। इस काल में निक्षेपण द्वारा निर्मित मैदान प्राचीन पर्वतों को कैलेडोनियन पर्वत कहते हैं। इस युग के पर्वत में उत्तर अमेरिका के अल्पेशियन पर्वत, भारत के अरावली, सतपुड़ा व महादेव पर्वत आदि है। इसके बाद जो काल आता है वो है मेसोजोइक एरा, मेसोजोइक काल। इस समय मध्ययुगीन पर्वतों का निर्माण हुआ जिसे कि हर्सिनियन पर्वत कहते हैं। इस युग के पर्वतों में यूरोप का हार्ज, ब्लैक फॉरेस्ट जो है, यूराल पर्वत तथा एशिया के अल्टाई, तियानशान तथा खिंगन पर्वत इत्यादि हैं। इसके बाद जो काल आता है वो है सेनोजोइक एरा। सेनोजोइक एरा में क्या होता है, इस काल में अवसादों के निक्षेपण एवं उन्हें वलन द्वारा निर्मित नवीनतम पर्वतों को अल्पाइन पर्वत कहते हैं। इस युग के पर्वतों में उत्तर अमेरिका के रॉकी, दक्षिण अमेरिका के एंडीज एवं एशिया का हिमालय पर्वत प्रमुख है सेनोजोइक एरा में। इसके बाद हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी के नाम है और ये किस देश में है वो दिया हुआ है। तो ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी अर्जेंटीना चिली, एरेनल इराजू ज्वालामुखी कोस्टारिका, क्राकाटाओ ज्वालामुखी इंडोनेशिया, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर, किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप, किलिमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया में, माउंट कैमरून ज्वालामुखी कैमरून अफ्रीका में, माउंट लेमिंगटन ज्वालामुखी पापुआ न्यू गिनी में। नेक्स्ट है माउंट एटना ज्वालामुखी जो है ये सिसिली इटली में, माउंट इरेबुस ज्वालामुखी अंटार्कटिका में, माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में, माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी फिलीपींस में, माउंट रेनियर ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में, मोना लाओ ज्वालामुखी हवाई द्वीप में, माउंट केलीमुटू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में, फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में, चिम्बराजो ज्वालामुखी इक्वाडोर में। नेक्स्ट है विसुवियस ज्वालामुखी जो है वो इटली में, जो कि नेप्स की खाड़ी। माउंट ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में, माउंट पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में, इस्तांबुली ज्वालामुखी लिपारी द्वीप समूह इटली में, देमंद ज्वालामुखी ईरान में, टकाना ज्वालामुखी ग्वाटेमाला व मेक्सिको में, कटमई ज्वालामुखी अलास्का में, माउंट शस्ता और माउंट हुड ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में, मेउन ज्वालामुखी फिलीपींस में, हेकला व लाकी ज्वालामुखी आइसलैंड में, लेसन पीक ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में, सेमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में, मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में, कोलिमा ज्वालामुखी मेक्सिको में, सबनकाय ज्वालामुखी पेरू में, अलबुर्ज ज्वालामुखी ईरान में, किनाबालू ज्वालामुखी मलेशिया में और एकांगा गुआ ज्वालामुखी जो है वो अर्जेंटीना देश में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्लेटें।
तो ये मुख्य प्लेट हैं और उनमें सम्मिलित भाग है। तो अंटार्कटिक प्लेट जो है इसमें सम्मिलित भाग है अंटार्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिका को चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेट। उत्तर अमेरिकी प्लेट, इसमें सम्मिलित भाग है उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर प्लस उत्तर अमेरिकी महाद्वीप। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट जो है इसमें सम्मिलित भाग हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप प्लस दक्षिण पश्चिमी अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है ये इसमें सम्मिलित भाग है प्रशांत महासागरीय नितल। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है इसमें सम्मिलित भाग हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर। अफ्रीकन प्लेट जो है इसमें सम्मिलित भाग है अफ्रीका महाद्वीप प्लस पूर्वी अटलांटिक महासागर प्लस पश्चिमी हिंद महासागर। नेक्स्ट है यूरेशियन प्लेट जो है वो उसमें सम्मिलित भाग है यूरोप प्लस एशिया प्लस पूर्वी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो ये अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं और ये निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। वी आकार की घाटी यानी गॉर्ज एवं कैनियन जो है स्थलाकृति अपरदनात्मक स्थलाकृति, तो इसका जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ हैं वो है जलोढ़ पंख। जलप्रपात का जलोढ़ शंकु, क्षिप्रिका का प्राकृतिक तटबंध, नदी विसर्प या मियांडर, बाढ़ का मैदान, संरचनात्मक सोपान डेल्टा, नदी वेदिका, नदी द्वीप, पेनीप्लेन या संप्रदाय। उसके बाद इसका ये निक्षेपणात्मक नहीं है, गोखोर झील। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे घाटियाँ और उनके देश, कौन सी घाटी कौन से देश में है। शिकार घाटी जो है वो न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में है। ब्लैक वुड घाटी जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। बालिम घाटी पापुआ न्यू गिनी में है। बटरफ्लाई घाटी हांगकांग में है। हैप्पी घाटी हांगकांग में है। चितवन घाटी जो है वो नेपाल में है। इसके बाद हमारा आता है राजाओं की घाटी जो है वो मिस्र में है। पंजसीर घाटी जो है वो अफगानिस्तान में है। स्वात घाटी उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में है। हुंजा घाटी जो है वो गिलगित और बाल्टिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। और कापटी घाटी जो है वो न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में है। मृत घाटी जो है कैलिफोर्निया जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। सान जुआन घाटी जो है वो कैलिफोर्निया में है संयुक्त राज्य अमेरिका में। रैबिट घाटी जो है वो कोलोराडो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। किंग घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका। ग्रैंड घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका। सेक्रेड घाटी पेरू। कंगारू घाटी न्यू साउथ वेल्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। अब इसके बाद हम महत्वपूर्ण खनिज समूह पढ़ेंगे। सिलिकेट समूह जो है वो फेल्सपार, क्वार्ट्जस व अभ्रक। कार्बोनेट समूह कैल्साइट एवं डोलोमाइट। सल्फाइड समूह पाइराइट और गैलेना। धात्विक ऑक्साइड समूह हेमेटाइट, बॉक्साइट एवं मैग्नेटाइट। तो ये इनके खनिज समूह हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अम्लीय आग्नेय चट्टान और ये क्षारीय आग्नेय चट्टान है। अम्लीय आग्नेय चट्टान जो है इसमें सिलिका की मात्रा अधिक लगभग 65 से 85% होती है। और क्षारीय आग्नेय चट्टान जो है इसमें सिलिका की मात्रा जो है वो तुलनात्मक रूप से कम लगभग 45 से 60% होती है। सिलिका की जो अम्लीय आग्नेय चट्टान में सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण अम्लीय मैग्मा का शीतलन तीव्र गति से होता है, जबकि क्षारीय आग्नेय चट्टान यहाँ सिलिका की कम मात्रा होने के कारण शीतलन की प्रक्रिया भी मंद गति से होती है। अम्लीय में इस प्रकार की चट्टानों से ऊंचे ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है और क्षारीय में इस प्रकार की चट्टानों से सामान्यतः पठारों का निर्माण होता है। ये चट्टानें अम्लीय जो है वो ये चट्टानें अधिक कठोर प्रकृति की होती हैं, जिससे कि अपरदन की प्रक्रिया बहुत ही मंद गति से होती है, जैसे कि ग्रेनाइट आदि। और क्षारीय इस प्रकार के चट्टानों की प्रकृति प्राय मुलायम होती है, जिससे कि अपरदन के कारकों द्वारा अपरदन कर पाना अधिक आसान होता है, जैसे कि बेसाल्ट, गैब्रो आदि। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे आग्नेय चट्टान में अम्लीयता के आधार पर संरचना। तो ये मैग्मा में सिलिका की मात्रा है और ये मैग्मा के प्रकार है, और ये है आंतरिक आग्नेय चट्टान और ये बाह्य आग्नेय चट्टान। तो 80% से अधिक मैग्मा में सिलिका की मात्रा अगर 80% से अधिक है तो मैग्मा के प्रकार जो है वो अम्लीय मैग्मा है। आंतरिक आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट और बाह्य आग्नेय चट्टान रायोलाइट। 55 से 80% में 55 से 80% तक में मध्यवर्ती मैग्मा और आंतरिक आग्नेय चट्टान डायोराइट और बाह्य आग्नेय चट्टान एंडेसाइट।
और अगर 45 से 55% मैग्मा में सिलिका की मात्रा हो तो क्षारीय मैग्मा, और आंतरिक आग्नेय चट्टान ग्रेबो और बाह्य आग्नेय चट्टान बेसाल्ट। 45% से कम अगर मैग्मा में सिलिका की मात्रा हो तो ये इसका अम्लीय जो है मैग्मा के प्रकार अत्यधिक क्षारीय होते हैं, और इसमें बाहरी जो है आंतरिक आग्नेय चट्टान पेरिडोटाइट और बाहरी आग्नेय चट्टान में कोई रूप नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मौलिक चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अवसादी चट्टान के रूपांतरण से बनी शैलें हैं। तो ये शैल जो है, मौलिक चट्टान शैल जो है रूपांतरित स्लेट होता है, और चूना पत्थर संगमरमर, बलुका पत्थर क्वार्जाइट, चौक एवं डोलामाइट संगमरमर, कोंग्लोमेरेट क्वार्जलाइट। और आग्नेय चट्टानों की रूपांतरण से बनी शैली जो है मौलिक चट्टान ग्रेनाइट, रूपांतरित चट्टान नीस, मौलिक चट्टान बेसाल्ट, रूपांतरित चट्टान एम्फीबोलाइट या सिस्ट। रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनी शैलें मौलिक चट्टान स्लेट, रूपांतरित चट्टान फाइलाइट, मौलिक चट्टान फाइलाइट, रूपांतरित चट्टान सिस्ट, मौलिक चट्टान ग्रेबो, रूपांतरित चट्टान सर्पेटाइन। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कृषि संबंधी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। तो ये संस्थान है और ये उसका मुख्यालय है। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO जो है ये रोम इटली में है इसका मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र यानी CIFOR का मुख्यालय बोगोर इंडोनेशिया में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी IRRI जो है इसका मुख्यालय मनीला में फिलीपींस में स्थित है। अब हम कुछ प्रमुख फसलों का संक्षिप्त विवरण देखेंगे। तो ये हमारा जलवायु दिया हुआ है, ये चावल या धान, ये गेहूं, ये मक्का, ये जौ, ये बाजरा। तो जलवायु, अगर जलवायु प्रदेश तो चावल जो है, चावल या धान जो होता है ये मानसून चीन तुल्य उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसका तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस। वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। चावल या धान की जलवायु कैसी होनी चाहिए? ये मानसूनी चीन तुल्य उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, वर्षा जो है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए चावल या धान के लिए। मिट्टी जो है इसके लिए भारी और दोमट मिट्टी चाहिए। उच्चावच जो है वो समतल मैदानी क्षेत्र और भूमि पर जल का भराव हो, किंतु शांत जल हानिकारक, इसलिए नदी जो है बेसिन के समीप जलोढ़क मिट्टी से। इसकी विशेषताएं हैं श्रम प्रधान है, जीवन निर्वहन है और गहन कृषि है। और इसके बाद गेहूं का देख लेते हैं। गेहूं को लिए कैसी जलवायु चाहिए? गेहूं की जो जलवायु प्रदेश है वो होती है स्टेपी तुल्य शीतोष्ण कटिबंधीय। तापमान कैसा होना चाहिए? आरंभ से 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस और बाद में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। और वर्षण कैसा होना चाहिए? 50 से 75 सेंटीमीटर। गेहूं के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? चिरनोजम और हल्की दोमट मिट्टी, क्षारीय मिट्टी किंतु ह्यूमस की अधिकता हो। उच्चावच होना चाहिए, ढलान युक्त मैदानी भूमि, जल का भराव नहीं होना चाहिए। और विशेषताएं हैं गेहूं के लिए कि ये प्रारंभिक समय में शीत ऋतु, जबकि पकने के समय में खिली धूप आवश्यक है। इसके बाद अगर हम अनाज देखें तो मक्का के लिए जलवायु प्रदेश होना चाहिए 140 दिन पाला रहित होना आवश्यक है। और तापमान जो है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। वर्षण जो है 60 से 100 सेंटीमीटर। अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उपजाया जा सकता है मक्का को। मक्का के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? पुरानी जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए, सर्वाधिक उपयुक्त होती है और उच्चावच नहीं। विशेषताएं हैं मक्का की, ये खाद्यान्न, चारा और अल्कोहल पदार्थ के अलावा बायोडीजल के निर्माण में भी उपयोगी है। अगला अनाज अगर हम देखें तो जौ जो है, जौ के लिए जलवायु प्रदेश होना चाहिए प्राकृतिक जलवायु दशाओं में भी जो
दशाओं में भी जो जौ की खेती संभव है। प्राकृतिक जलवायु दशाओं में भी जौ की खेती जो है वो संभव होती है। और तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान के प्रति प्रतिरोधी। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर, सामान्यतः एक शुष्क फसल के रूप में। मिट्टी चाहिए हमें जौ के लिए कैसी? मिट्टी जौ के लिए होनी चाहिए लगभग हर प्रकार की मिट्टी में उत्पादन संभव है। जौ का विशेषताएं देखें तो पशुओं और मनुष्यों दोनों के भोजन का स्रोत है। ये बियर, विस्की बनाने के लिए भी उपयोगी होता है जौ। इसके बाद जो अनाज देखें तो बाजरा का जलवायु प्रदेश होना चाहिए गर्म एवं शुष्क जलवायु। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस और वर्षण जो है 40 से 50 सेंटीमीटर। बाजरा के लिए मिट्टी होनी चाहिए हल्की बुलई और छिछली काली व लाल मिट्टी। और इसकी विशेषताएं हैं उत्तरी भारत में ये खरीफ की फसल है। इसके बाद जो खेती है वो है कारक। इसमें कपास जो है, कपास के लिए कारक होना चाहिए औसत वार्षिक वर्षा इसका 50 से 10 सेंटीमीटर। और कपास का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, 210 दिन पाला व ओला रहित और स्वच्छ आकाश, तेज व चमकदार धूप। मिट्टी कैसी होनी चाहिए कपास के लिए? कपास जिसको कॉटन बोलते हैं, ये काली मिट्टी, जलोढ़ एवं लाल मिट्टी। विशेषताएं हैं कपास की, सूती वस्त्र उद्योग का आधार है और मालवेसी कुल का पौधा जिसकी मुख्यतः 2 प्रजातियां होती हैं, छोटे रेशे वाली देशी कपास और लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास। अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। अगली जो खेती है वो है जूट की। जूट का कारक है ये औसत वार्षिक वर्षा इसमें 160 से 200 सेंटीमीटर या अधिक भी चाहिए। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी जो है ये दोमट व नदियों की कक्षारी मिट्टी। विशेषताएं जूट की है कि बोरे, रस्सियां, कालीन, दरी आदि के निर्माण में उपयुक्त है और स्वच्छ जल और सस्ता श्रम आवश्यक। अगली जो खेती है वो है प्राकृतिक रबर। तो इसके लिए औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक, विषुवतीय रेखीय उष्णकटिबंधीय जलवायु। मिट्टी जो है लाल और लैटेराइट्स, जलोढ़ मिट्टी, लाल भी लैटेराइट और जलोढ़ मिट्टी। विशेषताएं हैं इसकी कि ये रबर जो है टायर ट्यूब बनाने में उपयोगी है, ढाल प्रवणता तथा सस्ता श्रम आवश्यक और मूल स्थान अमेजन बेसिन। तंबाकू जो है इसमें औसत वार्षिक वर्षा 50 से 125 सेंटीमीटर चाहिए। तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तंबाकू के लिए। मिट्टी बलुई, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। और इसकी विशेषताएं हैं कि तंबाकू का प्रयोग सिगरेट और बीड़ी उद्योग में प्रमुख रूप से होता है। इसका मूल स्थान अमेरिका को माना जाता है तंबाकू का। और आर्द्र वातावरण तथा नियमित किंतु हल्की सिंचाई अधिक उपयुक्त। नारियल की बात करें तो इसमें औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और मिट्टी जो है इसके लिए बलुई, दोमट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। विशेषताएं देखें नारियल के लिए तो ये एक बहुवर्षीय एवं एक बीजपत्री पौधा है नारियल। अगला है गन्ना। गन्ना जो है इसको वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर, तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, उष्णकटिबंधीय पौधा। मिट्टी चाहिए दोमट, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी आदि। विशेषताएं श्रम गहन कृषि, अतः सस्ता श्रम अनिवार्य और ये पूरे वर्ष की फसल है गन्ना। चाय जो है इसकी औसत वार्षिक वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर, किंतु जड़ों में पानी नहीं जमना चाहिए। और तापमान जो है 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी चाहिए उच्च ह्यूमस युक्त अम्लीय मिट्टी और दोमट मिट्टी। विशेषताएं देखें तो चाय जो है पहाड़ी ढलानों पर अधिक उपयुक्त, श्रमिकों की बहुलता अनिवार्य, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों में इसकी खेती संभव है चाय की। कहवा जो है, कहवा के लिए औसत वार्षिक वर्षा जो है 150 से 250 सेंटीमीटर,
तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक। उष्णकटिबंधीय गर्म और आर्द्र जलवायु अनिवार्य है। मिट्टी दोमट मिट्टी एवं ढलवां पर्वतीय धरातल। विशेषताएं हैं कहवा की कि कॉफ़ी की कई किस्मों में अरेबिका सर्वोत्तम होती है, जो सऊदी अरब, पूर्वी अफ्रीका, यमन आदि क्षेत्रों में उपजाई जाती है। भारत में मुख्यतः अरेबिका तथा रोबस्टा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। मूंगफली की खेती के लिए औसत वार्षिक वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर चाहिए। तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी हल्की बलुई दोमट मिट्टी। विशेषताएं हैं मूंगफली की कि भारत की ये प्रमुख तिलहन फसल है मूंगफली। सरसों के लिए औसत वार्षिक वर्षा चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी उपजाऊ दोमट मिट्टी। और सरसों की विशेषताएं हैं कि ये उत्तरी भारत की प्रमुख तिलहन फसल है। अब हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख फसलों के शीर्ष उत्पादक एवं निर्यातक राष्ट्र। उत्पादक और निर्यात, कौन उत्पादक करता है और निर्यात कौन देश करता है, कौन सा राष्ट्र। तो चावल जो फसल है, उत्पादक राष्ट्र है चीन, भारत, इंडोनेशिया, और निर्यातक राष्ट्र है भारत, थाईलैंड और वियतनाम। चाय जो है वो चीन, उत्पादक राष्ट्र है चीन, भारत और केन्या। निर्यात करता है चीन, श्रीलंका, केन्या। अन्य स्रोतों में क्रम में अंतर मिलता है। कॉफ़ी जो है इसका उत्पादक राष्ट्र है ब्राज़ील, वियतनाम और कोलंबिया। निर्यातक राष्ट्र है ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया। रबर जो है इसका उत्पादक राष्ट्र है थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम। निर्यातक राष्ट्र है थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम। गेहूं जो है इसका उत्पादक राष्ट्र है चीन, भारत और रूस। निर्यातक राष्ट्र है गेहूं का रूस, कनाडा और यूएसए। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख फसल उत्पादक क्षेत्र। तो ये फसल दिया है, ये कौन सा देश दिया है और ये उत्पादक क्षेत्र दिया है। तो चावल जो है, चावल भारत, चीन और इंडोनेशिया और यूएसए में होता है। उत्पादक क्षेत्र जो है असम है, भारत में असम है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश इत्यादि। चीन में जिस जगह पे उत्पादक होता है चावल का वो है जेचुआन क्षेत्र, यांगजी व शिक्यांग नदी घाटी क्षेत्र इत्यादि। इंडोनेशिया में चावल का जो उत्पादक क्षेत्र है वो है सुलावेसी, जिसको सेलेबस भी बोलते हैं, सुमात्रा, जावा इत्यादि। यूएसए में चावल का जो उत्पादक क्षेत्र है वो है डकोटा, मोन्टाना, मिनीसोटा, कंसास, ओक्लाहोमा, कैलिफोर्निया इत्यादि। गेहूं फसल जो है इसका उत्पादक, इसका गेहूं जिस देश में होता है वो देश है रूस और चीन। रूस में जिस क्षेत्र में होता है उत्पादक क्षेत्र जो है वो है कैस्पियन सागर के तटीय क्षेत्र, साइबेरिया का स्पेजीज क्षेत्र इत्यादि, स्टेपीज क्षेत्र। और गेहूं जो है चीन में होता है, चीन के उत्पादक क्षेत्र हैं मेंगकोंग, यांगजी, सिक्यांग नदी घाटी आदि। मक्का जो है यूएसए और ब्राज़ील में होता है, और यूएसए में उत्पादक क्षेत्र हैं ओहियो से नेब्रास्का तथा मिनीसोटा से मिसौरी मक्का पेटी। और ब्राज़ील का उत्पादक क्षेत्र है साओ पोलो, रियो ग्रांडे आदि। चाय जो है, चाय का देश है, चाय होता है चीन में, श्रीलंका में और केन्या में। चीन में उत्पादक क्षेत्र है जेचुआन बेसिन, सिक्यांग घाटी आदि। श्रीलंका का उत्पादक क्षेत्र है कैंडी बेसिन। केन्या में चाय जो उत्पादक क्षेत्र है वो है लिमुरु क्षेत्र। कपास जो है वो चीन और यूएसए में होता है, और चीन का जो उत्पादक क्षेत्र है वो है हुआंगो घाटी, यांसगी घाटी और विहो घाटी। और यूएसए का जो उत्पादक क्षेत्र है वो है अलाबामा, टेनेसी, उत्तरी व दक्षिणी कैरोलिना और मिसिसिपी घाटी क्षेत्र आदि। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे लौह अयस्क के बारे में। तो ये भंडारण की दृष्टि से 5 राज्य हैं, शीर्ष 5 राज्य, और ये उत्पादन की दृष्टि से 5 राज्य हैं। लौह अयस्क मतलब इस जगह पे भंडार है, और इस जगह यहाँ से मतलब यहाँ पे उपस्थित है बहुत ज़्यादा, और यहाँ से उत्पादन होता है। तो ऑस्ट्रेलिया, भंडारण की दृष्टि से अगर 5 राष्ट्र देखें हम लौह अयस्क का, तो ऑस्ट्रेलिया में भंडारण की दृष्टि से 5 राज्य है। पहला है ऑस्ट्रेलिया, उत्पादन की दृष्टि से 5 राज्य में से पहला है ऑस्ट्रेलिया, और अब ये रूस, ब्राज़ील, चीन, भारत। उत्पादन की दृष्टि से लौह अयस्क के लिए शीर्ष 5 राष्ट्र हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, भारत और रूस। भंडारण की दृष्टि से 5 राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्राज़ील, चीन, भारत। लौह अयस्क का, और लौह अयस्क का उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, भारत और रूस। ये शीर्ष 5 राज्य हैं, सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला।
विश्व के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र, ये देश दिया हुआ है और ये क्षेत्र दिए हुए हैं। लौह अयस्क जो है अमेरिका में किस क्षेत्र में होता है? मिसाबी रेंज सुपीरियर झील क्षेत्र और पेंसिल्वेनिया अल्बामा। ब्राजील में लौह अयस्क का क्षेत्र है इताबिरा पहाड़ी, मिनास गेरास प्रांत। दक्षिण अफ्रीका में लौह अयस्क क्षेत्र जो है वो है पोस्टमास वर्ग क्षेत्र, ट्रांसवाल। ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क का क्षेत्र जो है वो है पिलबारा क्षेत्र, हैमर्सले। इसके बाद नेक्स्ट है चीन में जो लौह अयस्क का क्षेत्र है वो है मंचूरिया, शांसी, शांतुंग, दक्षिण सिचुआन। रूस का जो लौह अयस्क का क्षेत्र है वो है मैग्नीटोगोर्स्क पर्वत और निजनी तागिल। स्वीडन का जो लौह अयस्क का क्षेत्र है वो है किरूना व गैलीवारा। इसके बाद हम महत्वपूर्ण पत्तन देखेंगे, तो ये पत्तन है और उसका देश है। वैंकूवर पत्तन कनाडा और न्यू ऑरलियंस यूएसए। सेंटोस कॉफी पोर्ट का, ये ब्राजील। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका। काहिरा मिस्र। कोपेनहेगन डेनमार्क। लिस्बन पत्तन पुर्तगाल। फ्रेमेंट पत्तन ऑस्ट्रेलिया। अलेक्जेंड्रिया पत्तन मिस्र। योकोहामा पत्तन जापान। मनीला पत्तन फिलीपींस। ऑकलैंड पत्तन न्यूजीलैंड। मरमांस्क पत्तन रूस। कोलंबो पत्तन श्रीलंका। सेंट पीटर्सबर्ग पत्तन जो है वो रूस में। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं वायुमंडल में उपस्थित गैसें तथा उनकी मात्रा। ये गैसों के नाम दिए हुए हैं, इनका रासायनिक सूत्र है और प्रतिशत आयतन उनका कितना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो नाइट्रोजन गैस जो है इसका रासायनिक सूत्र N2 होता है और इसका प्रतिशत आयतन है 78.08। ऑक्सीजन गैस O2, इसका प्रतिशत आयतन है 20.95। ऑर्गन जो है AR, इसका प्रतिशत आयतन है 0.93। कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, औसत इसका जो प्रतिशत आयतन है वो है 0.038। नियॉन गैस जो है Ne, इसका रासायनिक सूत्र है, इसका प्रतिशत आयतन है 0.0018। हीलियम गैस 0.0005 प्रतिशत आयतन है। क्रिप्टॉन गैस जो है Kr, इसका औसत आयतन है 0.0001। जेनॉन गैस Xe, इसका औसत आयतन है 0.00009। हाइड्रोजन H2, इसका औसत आयतन है 0.00005। मीथेन गैस जिसको CH4 से डिनोट करते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है और इसका औसत आयतन है 0.00017। ओजोन गैस O3, इसका औसत आयतन है 0.00004। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसका औसत है 0.00003 N2O नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद हम विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें देखेंगे। तो स्थानीय पवनें हैं ये स्थानीय क्षेत्र या देश और प्रकृति कैसी है। तो चिनूक पवनें जो है ये इसका स्थानीय क्षेत्र है। चिनूक, पहले हम यहाँ पे गर्म पवनें देखेंगे और इसके बाद हम ठंडे पवनों को देखेंगे। तो स्थानीय पवन जो चिनूक पवन है उसका स्थानीय क्षेत्र है रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल पर प्रवाहित दक्षिण कोलोराडो के दक्षिण भाग से लेकर उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक। प्रकृति इसकी है गर्म एवं शुष्क हवा। फोन पवन जो है इसका स्थानीय क्षेत्र है अल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल पर प्रभावित होती है। देश स्विट्जरलैंड सर्वाधिक प्रभावित है। प्रकृति है इसकी गर्म एवं शुष्क हवा। सिरोको पवनी जो है इसका क्षेत्र है सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच प्रभावित होती है और देश है मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, इटली और स्पेन देश इससे प्रभावित है। और प्रकृति कैसी है? गर्म शुष्क तथा रेतीली हवा बहती है। ब्लैक रोलर पवने जो है ये उत्तरी अमेरिका के मैदानों में और प्रकृति है गर्म एवं शुष्क हवा। यामो पवने जापान में प्रभावित होती है, इसके जो प्रकृति है वो गर्म एवं शुष्क हवा है। टेम्पोरल जो है ये मध्य अमेरिका में प्रभावित होती है, प्रकृति है इसकी मानसूनी स्थानीय हवा। सीमूम पवने जो है अरब रेगिस्तान में प्रभावित होती है, इसकी प्रकृति है गर्म एवं शुष्क हवा। सामून पवन ईरान में प्रभावित होती है, प्रकृति है गर्म एवं शुष्क हवा। शामल जो है मेसोपोटामिया एवं फारस की खाड़ी में प्रभावित होती है और इसकी प्रकृति होती है गर्म शुष्क एवं रेतीली हवा। हबूब पवने जो है उत्तरी सूडान, खार्तूम, धूल भरी हवा होती है इसमें। और नेक्स्ट अगर देखें तो काराबूनान पवने जो हैं
काराबुरान पवनें ये क्षेत्र हैं इसके मध्य एशिया के तारिम बेसिन में प्रवाहित होती हैं और इसकी प्रकृति होती है धूल भरी आंधियाँ बहती हैं। नेक्स्ट पवन है हरमट्टन पवन। ये इसमें जो क्षेत्र है वो सहारा रेगिस्तान में प्रवाहित होती है और देश है अफ्रीका का पश्चिमी तट सर्वाधिक प्रवाहित होती है। इसकी प्रकृति होती है कि ये गर्म एवं शुष्क हवा बहती है। ब्रिकफिल्डर पवनें जो हैं ये विक्टोरिया प्रांत ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती हैं, प्रकृति है गर्म एवं शुष्क हवा। नॉर्वेस्टर पवनें जो है ये उत्तरी न्यूजीलैंड में प्रवाहित होती हैं और गर्म एवं शुष्क हवा इसकी प्रकृति है। लू जो है ये उत्तरी भारत व पाकिस्तान में प्रवाहित होती हैं और इसकी जो प्रकृति होती है ये गर्म एवं शुष्क हवा बहती है इसमें। सांता आना जो है कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती हैं और इसमें गर्म एवं शुष्क हवा चलती है। खमसीन जो है मिस्र में प्रवाहित होती हैं, गर्म एवं शुष्क हवा बहती है। जोंडा पवनें जो है एंडीज के मैदानों में प्रवाहित होती हैं, देश है अर्जेंटीना एवं उरुग्वे सर्वाधिक प्रवाहित हैं। इसे शीत फौन भी कहते हैं और इसमें जो प्रकृति होती है गर्म और शुष्क हवा बहती है। इसके बाद अब हम ठंडी पवनें देखेंगे। तो ठंडी पवनें जो हैं इसमें जो मिस्टल पवनें हैं, मिस्टल पवनें रोन नदी से भूमध्य सागर तक प्रवाहित होती हैं और देश है स्पेन एवं फ्रांस जो है सर्वाधिक प्रवाहित होती हैं। इसमें ठंडी ध्रुवी हवा बहती है। बोरा पवनें जो है ये एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती हैं और इटली व यूगोस्लाविया सर्वाधिक प्रवाहित जगह है और इसमें ठंडी शुष्क हवा बहती है। ब्लिज़र्ड जो है ब्लिज़र्ड पवनें ये साइबेरिया क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में प्रवाहित होती हैं, इसमें ठंडी शुष्क हवा बहती है। नोटे जो है नोटे पवनें संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्र में मैक्सिको में प्रवाहित होती हैं और इसमें ठंडी ध्रुवी हवा बहती है। पैम्पेरो पवनें जो हैं वो अर्जेंटीना व उरुग्वे में प्रवाहित होती हैं, इसमें ठंडी ध्रुवी हवा बहती है। ग्रेगाले पवन जो हैं ये दक्षिण यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, इसमें ठंडी हवा चलती है। जोरन पवन जो है ये जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में प्रवाहित होती हैं और ठंडा व शुष्क हवा चलता है। पापागायो पवन जो है ये मैक्सिको तट पर प्रवाहित होती हैं, इसमें ठंडी और शुष्क हवा बहती है। दक्षिण बर्स्टर जो है ये दक्षिणी बर्स्टर वो न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती हैं, इसमें ठंडी और शुष्क हवा बहती है। बाइस जो है ये फ्रांस में प्रवाहित होती है, इसमें ठंडी व शुष्क हवा बहती है। लेवांटर जो है लेवांटर पवन दक्षिणी स्पेन व फ्रांस में प्रवाहित होती है, इसमें ठंडी और शुष्क हवा बहती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे समूह और लक्षण। तो ये समूह है, ये इसके लक्षण हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु के लक्षण है वर्ष भर औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। उष्ण जलवायु लक्षण है वर्षण की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होती है। समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु जो है इसका लक्षण है कि ये ठंडे महीनों का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा लेकिन 18 डिग्री सेल्सियस से कम। शीतोष्ण जलवायु का लक्षण है कि वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से नीचे तथा उष्णतम माह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। और ध्रुवीय जलवायु की बात करें तो इसका लक्षण है कि सभी माह में औसत तापमान जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इसके बाद हम देखेंगे समूह है ये दिया हुआ है, जैसे समूह अगर दिया है उष्णकटिबंधीय जलवायु तो ये उसके प्रकार हैं और ये कूट अक्षर जो दिया हुआ है और ये इसके लक्षण हैं। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु के प्रकार हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र व शुष्क जलवायु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का कूट अक्षर है AF, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का अक्षर है AM, उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु का अक्षर है कूट अक्षर AW। तो इसका लक्षण क्या होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का कि इसमें वर्ष भर अधिक वर्षा क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु AM, मानसूनी जलवायु लघु और शुष्क ऋतु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र व शुष्क जलवायु का लक्षण है कि शीतकाल की शुष्क ऋतु। इसके बाद नेक्स्ट समूह है शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु के प्रकार हैं उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु, इसका कूट अक्षर है BS और s और इसका लक्षण है निम्न अक्षांशीय अर्ध और शुष्क व शुष्क क्षेत्र। निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क व शुष्क क्षेत्र। और उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, इसका कूट अक्षर है BWH और इसका लक्ष्य है निम्न अक्षांशीय शुष्क क्षेत्र।
अगला है मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु, इसका कूट अक्षर है BSK और इसका लक्षण है मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क या शुष्क क्षेत्र। इसके बाद है शुष्क जलवायु में मध्य अक्षांशीय शीत मरुस्थलीय जलवायु, जिसका कूट अक्षर है BWK और इसका लक्षण है मध्य अक्षांशीय शुष्क क्षेत्र। इसके बाद जो है समूह थर्ड समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु, समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु। इसके प्रकार है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, इसका कूट अक्षर है CF, इसका लक्षण है वर्ष भर वर्षा क्षेत्र। नेक्स्ट जो प्रकार है इसका वो भूमध्य सागरीय जलवायु है, कूट अक्षर CS है और लक्षण है ग्रीष्मकाल शुष्क। नेक्स्ट जो प्रकार है समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु का वो है चीन तुल्य जलवायु, इसका कूट अक्षर है CW और लक्षण है शीतकाल शुष्क। इसके बाद नेक्स्ट जो समूह है वो है शीतोष्ण जलवायु, इसके प्रकार है शीताद्र जलवायु, जिसका कूट अक्षर है DF और इसका लक्षण है कोई भी शुष्क ऋतु नहीं। और नेक्स्ट प्रकार जो है शीताद्र जलवायु, इसका कूट अक्षर है DW और इसका लक्षण है शीतकाल शुष्क दीर्घ सर्द शीत ऋतु। अगला जो समूह है वो है ध्रुवीय जलवायु, इसके प्रकार है टुंड्रा जलवायु जो कि ET से डिनोट करते हैं, इसमें कोई भी ग्रीष्म ऋतु नहीं। ध्रुवीय हिमटोपी EF सदैव हिमाच्छादित क्षेत्र। इसके बाद हम विश्व के प्रमुख घास मैदान को देखेंगे तो ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल है और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल में सवाना जो है अफ्रीका में है, कंपोस ब्राजील, लानोस वेनेजुएला, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल में पंपास जो है ये उरुग्वे, अर्जेंटीना व ब्राजील में है। प्रेरी उत्तर अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका और स्टेपी मध्य एशिया एवं पूर्वीय यूरोप। और शीतोष्ण कटिबंधीय पुस्ताज भी जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय है घास स्थल जो कि हंगरी में है, और डाउस जो है ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड। इसके बाद हम देखेंगे एशिया की प्रमुख नदियां। तो एशिया के प्रमुख नदियों में ये नाम दिया है, ये संबंधित देश है और उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो आमू दरिया जो है एशिया की प्रमुख नदियां में जो आमू दरिया है वो अफगानिस्तान से संबंधित देश है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। तो इसकी विशेषताएं हैं कि उद्गम स्थान पामीर पर्वतीय क्षेत्र है, आर्द्र शुष्क क्षेत्र में बहती है, मुहाना अरल सागर में है। अगली जो नदियां हैं वो है सिर दायरा, ये इससे संबंधित देश जो हैं वो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट जो नदी है वो है चाओ फ्राया नदी। चायो फ्राया नदी जो है इससे संबंधित देश है थाईलैंड की प्रमुख नदी है ये, और इसकी विशेषताएं हैं कि ये मुहाना थाईलैंड की खाड़ी, इसका बेसिन चावल उत्पाद हेतु प्रसिद्ध है। इसके मुहाने पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित है। अगली जो नदी है वो है टिग्रिस नदी एवं यूफ्रेटस नदी। तो इससे संबंधित जगह है तुर्की, इराक और सीरिया। विशेषताएं इसकी जाने टिग्रिस नदी की, तो ये उद्गम स्थान टॉरस पर्वत टर्की, ये बेसिन खजूर उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन नदियों को क्रमशः दजला और फरात नाम से भी जाना जाता है। अगली जो नदी है वो है येलो रिवर होंगहो, ये चीन में है। इसकी विशेषता है कि ये उद्गम कुनलुन पर्वत, मुहाना, पोहाई की खाड़ी, येलो सागर, अपने कटाव व बाढ़ के लिए प्रसिद्ध ये नदी चीन का शोक कहलाती है। कौन सी नदी? येलो रिवर, जिसको होंगो कहते हैं। पीले रंग के लोहे से निर्मित मैदान में प्रवाहित होती हैं और इसके कारण ये अत्यधिक मात्रा में रिसल्ट का निक्षेप करती है। नेक्स्ट जो नदी है वो है यांगसी क्वांग नदी, ये चीन में है। इस मुहाना जो है पूर्वी चीन सागर, एशिया की सबसे लंबी नदी है ये। इसी नदी के तट पर शंघाई एवं वुहान स्थिर शहर जो है वो स्थित है, और इस नदी पर 3 क्रॉज डैम स्थित है। नेक्स्ट जो नदी है वो है इरावदी नदी, ये म्यांमार की प्रमुख नदी है। उद्गम स्थान माली और नामी नदी का संगम मुहाना, अंडमान सागर। इसके डेल्टाई क्षेत्र पर म्यांमार का यांगुंग शहर जो है वो स्थित है। अगली जो नदी है वो है साल्विन नदी, ये म्यांमार की प्रमुख नदी है। उद्गम चीन तिब्बत का पठार, मुहाना, अंडमान सागर, और ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है साल्विन नदी। इसके बाद जो नेक्स्ट नदी आती है वो है मेकॉन्ग नदी, ये चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, और प्राकृतिक सीमा इसकी म्यांमार, लाओस तथा थाईलैंड और लाओस।
थाईलैंड, लाओस। और इसका उद्गम स्थान तिब्बत का पठार है। मुहाना दक्षिण चीन सागर है। इस नदी के किनारे कंबोडिया की राजधानी नामपेन स्थित है। विश्व में अमेजन नदी के बाद दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला बेसिन है मेकॉन्ग नदी। नेक्स्ट नदी है जॉर्डन नदी। ये इजराइल व जॉर्डन में है। इसका मुहाना मृत सागर में, जिसको डेड सी बोलते हैं। इसके बाद है लीना नदी, ये रूस में है। इसका मुहाना आर्कटिक सागर, लॉपवेट सागर। नेक्स्ट नदी है ओब नदी, जो कि रूस में है। इसका मुहाना कारा सागर, आर्कटिक सागर। ये नेस्री नदी जो है ये रूस में है। मुहाना कारा सागर, आर्कटिक सागर। अमूर नदी रूस चीन, मुहाना ओखोत्स्क सागर, तत्तर जलसंधि के पास। इसके बाद जो नेक्स्ट नदी है वो है सिक्यांग नदी, जो कि चीन में है। मुहाना दक्षिण चीन सागर, डेल्टाई क्षेत्र में रेशम उत्पादन किया जाता है। इसके मुहाने पर चीन का हांगकांग व ग्वांगझाऊ शहर स्थित है। इसके बाद जो नेक्स्ट नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि चीन, भारत, बांग्लादेश से संबंधित क्षेत्र हैं और देश हैं। और इसका उद्गम जो है चेमयुंग डुंग ग्लेशियर में। मुहाना बंगाल की खाड़ी, तिब्बत, चीन में इसे यारलुंग, शांगपो तथा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। दिबांग व लोहित प्रमुख सहायक नदियां हैं। बांग्लादेश में तिस्ता नदी इससे मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी से। इसके बाद हम पढ़ेंगे एशिया की प्रमुख जल संधियाँ। एशिया की प्रमुख जल संधियाँ, ये जल संधि है, ये जल संधि की विशेषताएं हैं। बेरिंग जल संधि, ये इसकी विशेषताएं देखें तो ये अलास्का, अमेरिका को रूस से अलग करता है। पूर्वीय कुकची सागर एवं बेरिंग सागर को जोड़ता है। इसके बाद जो जल संधि है वो है तत्तर जल संधि। रूसी मुख्य भूमि को रूस के सखालिन द्वीप से अलग करता है। जापान सागर को ओखोत्स्क सागर से जोड़ता है। ला पेरो जल संधि या सोया जल संधि, ये जो है जापान के होक्काइडो द्वीप को रूस के सखालिन द्वीप से अलग करता है। जापान सागर को ओखोत्स्क सागर से जोड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट जो जल संधि है वो है सुगरू जल संधि। होक्काइडो को होशु द्वीप से ये अलग करता है। सुगारू जल संधि जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इसके बाद है कोरिया जल संधि, या जिसको सुशीमा जल संधि भी कहते हैं। ये कोरिया प्रायद्वीप को जापान के क्यूशु द्वीप से अलग करता है। पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से जोड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट जो जल संधि है वो है ताइवान जल संधि, फॉर्मोसा जल संधि जिसको बोलते हैं। ये ताइवान को चीन से अलग करता है। पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जल संधि है वो है लुजोन जल संधि। ये ताइवान को लुजोन द्वीप से अलग करता है, दक्षिणी चीन सागर व प्रशांत महासागर को जोड़ता है। मकस्सार जल संधि जो है ये सेलेबस द्वीप को बोर्नियो द्वीप से अलग करता है और सेलेबस सागर को जावा सागर से जोड़ता है। सूडा जल संधि जो है ये इंडोनेशिया की जावा को सुमात्रा से अलग करता है और हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ता है। मलक्का जल संधि जो है मलेशिया या मलाया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है और अंडमान सागर, जो कि हिंद महासागर है, को दक्षिण चीन सागर यानी प्रशांत महासागर से जोड़ता है। जोहोर जल संधि जो है सिंगापुर को मलेशिया से अलग करता है, जोहोर जल संधि, और दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ता है। पाक जल संधि जो है ये भारत के पब्बन द्वीप को श्रीलंका से अलग करता है। मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। हारमुज जल संधि जो है ये यूएसए ओमान को ईरान से अलग करता है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। बाब एल मंदेब जल संधि जो है ये यमन को जिबूती से अलग करता है और लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। इसके बाद अब हम एशिया की प्रमुख झीलें पढ़ेंगे। तो ये झील का नाम है, ये किस देश में है, उसकी क्या विशेषताएं दी हुई हैं। तो कैस्पियन झील जो है ये अजरबैजान में, ईरान में, कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में और रूस में है। इसकी विशेषताएं हैं कि ये एशिया यूरोप महाद्वीप की विभाजक होने के साथ विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन झील। इसमें वोल्गा और यूराल जैसी प्रमुख नदियों का मुहाना है। इसके बाद बालखश झील जो है ये कजाकिस्तान में है, ये खारे पानी का झील है। और इसके बाद जो झील है वो है पेंगोंग झील, जो भारत चीन में है और ये रामसर कन्वेंशन के तहत इसे मान्यता प्राप्त है। पेंगोंग झील को भारत व चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC यहीं से गुजरती है। टोनले सब झील जो है ये कंबोडिया में है और ये दक्षिण पूर्व एशिया की एक महत्वपूर्ण झील है, टोनले सब झील। वान झील जो है ये तुर्की में है और ये विश्व की सर्वाधिक खारे पानी वाला झील है। बैकाल झील रूस में है, विश्व की सबसे गहरी झील है। यहाँ से लीना व अंगारा नदियों का उद्गम होता है।
अरल सागर जो है कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान में है और ये आमू दरिया और सीर दारिया नदी इसी झील में आकर गिरती है, आमू दरिया और सीर दरिया नदी। इसके बाद लोपनूर झील जो है ये चीन में है और चीन के तारिम बेसिन में स्थित है और ये खारे पानी का झील है। टोबा झील जो है इंडोनेशिया में है और ये क्रेटर झील का उदाहरण है, मीठे पानी का झील है ये टोबा झील। इसके बाद अब हम एशिया के मरुस्थल और व मैदान देखेंगे। तो मरुस्थल व मैदान और ये उसकी विशेषताएं हैं। तो रूब अल खाली मरुस्थल दक्षिण पूर्व अरब प्रायद्वीप, इसकी विशेषताएं हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि क्षेत्र है। ये सऊदी अरब में स्थित है। ये एक निवास विहीन क्षेत्र है। अन नफूद मरुस्थल जो है सऊदी अरब में स्थित गर्म मरुस्थल है। दस्ते कबीर मरुस्थल ईरान में स्थित है। इसे ग्रेट साल्ट डेजर्ट भी कहते हैं, दस्ते कबीर मरुस्थल को। दस्ते लूट मरुस्थल जो है ये पूर्वी ईरान में स्थित मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल, इसका विस्तार मंगोलिया व चीन में है। ये एशिया के बड़े मरुस्थलों में से एक है और ये ठंडा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल। तकलामकान मरुस्थल ये चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र सिक्यांग में स्थित है। मंचूरिया का मैदान जो है ये अमूर नदी एवं उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित ये मैदान चीन में स्थित है। तुरान का मैदान जो है ये आमू दरिया व सीर दरिया नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। इसका विस्तार तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान में है, तुरान का मैदान। इसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एशिया के महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानियाँ। तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, बहरीन की राजधानी है मनामा, अजरबैजान की राजधानी बाकू है, कंबोडिया की राजधानी नामपेंग, चीन की राजधानी बीजिंग, भूटान की राजधानी थिम्फू, नेपाल की राजधानी काठमांडू, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, कतर की राजधानी दोहा है, जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी है, ईरान की राजधानी तेहरान, इराक की राजधानी बगदाद, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, वियतनाम की राजधानी हनोई, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। इसके बाद नेक्स्ट जो राजधानी है वो है सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, सीरिया की राजधानी दशमिक, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, लाओस की राजधानी वियतनाम, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, मंगोलिया की राजधानी जो है वो है उलान बटोर, यमन की राजधानी साना, ओमान की राजधानी मस्कट है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, तुर्की की राजधानी जो है वो है अंकारा। इसके बाद नेक्स्ट हम नदी देखेंगे और नदी किस देश में है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो नील नदी जो है, नील नदी उत्तरी सूडान और मिस्र में है। ये नदी श्वेत नील एवं ब्लू नील के मिलने से बनी है। नील नदी जो है, श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से, जबकि ब्लू नदी का उद्गम इथियोपियाई उच्च भूमि से होता है। श्वेत नील जो है वो युगांडा और दक्षिण सूडान, उत्तरी सूडान में है और इसकी विशेषताएं हैं कि ब्लू नील उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम के समीप श्वेत जल से मिलने के बाद नील नदी कहलाती है। नील नदी का मुहाना भूमध्य सागर में अवस्थित है। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है और ये विश्व की सबसे लंबी नदी 6,695 किलोमीटर है। कौन सी नदी? ब्लू नदी। ब्लू नदी जो है वो इथियोपिया उत्तरी सूडान में। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई जो है वो 6,695 किलोमीटर है और ये इसको ब्लू नील को मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है, ब्लू नील। इसके बाद जो नेक्स्ट नदी है वो है कॉन्गो जायरे नदी। कॉन्गो जायरे नदी कॉन्गो गणराज्य कॉन्गो अंगोला में है और ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। आपका नील नदी, श्वेत नील और ब्लू नील, ये है इसकी विशेषताएं। और ये कॉन्गो जायरे नदी की विशेषताएं हैं। ये कॉन्गो जायरे नदी जो है वो कॉन्गो गणराज्य और कॉन्गो अंगोला में है। कॉन्गो गणराज्य और कॉन्गो और अंगोला में स्थित है और ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, कॉन्गो जायरे नदी। इसके तट पर कॉन्गो गणराज्य की राजधानी किनशासा व कॉन्गो की राजधानी ब्राज़ाविले अवस्थित है। ये नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस नदी में बेसिन के विषुवत रेखीय क्षेत्र में विश्व की सबसे छोटी कद वाली प्रजाति पिग्मी रहती है और इस कसई उबांगी इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। कसई नदी बेसिन डायमंड रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है।
इसके बाद नेक्स्ट जो है ये है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, बोत्सवाना और नामीबिया में है। और नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना की सीमा जाम्बेजी नदी के समीप आकर मिलती है। ये नदी जाम्बिया व जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाती है। यहीं पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है और इस नदी पर करीबा बांध का निर्माण किया जाता है तथा इसे निर्मित जलाशय को करीबा झील कहते हैं। इसका मुहाना जो है वो मोजाम्बिक चैनल में स्थित है, जाम्बेजी नदी का। इसके बाद नेक्स्ट नदी है ऑरेंज नदी। ये दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, नामीबिया आदि जगह पर उपस्थित है और इसका उद्गम जो है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, मुहाना, अटलांटिक महासागर। ये जो है नदी दक्षिण अफ्रीका व नामीबिया की सीमा बनाती है। सहायक नदी है वॉल। इस नदी पर दक्षिण अफ्रीका में ऑग्रे बीच जलप्रपात स्थित है। नाइजर नदी जो है ये गिनी, माली, नाइजर, बेनिन, नाइजीरिया आदि में है। उसका उद्गम जो है गिनी उच्चभूमि, मुहाना जो है गिनी की खाड़ी है। ये माली में अंतः स्थलीय डेल्टा, मैकीना दलदल तथा नाइजीरिया में तटीय डेल्टा बनाती है। नाइजर नदी जो है ये नदी पाम ऑयल को ले जाने हेतु जलीय मार्ग उपलब्ध कराती है, जिसके कारण इसे पाम ऑयल भी कहते हैं, पाम ऑयल रिवर। इसके मुहाने पर नाइजीरिया का हारकोट बंदरगाह अवस्थित है, जो कि खनिज तेल के निर्यात हेतु प्रसिद्ध है। माली की राजधानी बमाको भी इसके तट पर स्थित है, नाइजर नदी के। वोल्टा नदी जो है घाना, माली, बेनिन, टोगो में स्थित है और इस पर जो है अकासोम्बो बांध का निर्माण किया गया है। इसके निर्मित जलाशय को वोल्टा झील कहते हैं, जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। वोल्टा बेसिन कोको की कृषि हेतु महत्वपूर्ण है। मुहाना इसका गिनी की खाड़ी है, वोल्टा नदी का। इसके बाद नेक्स्ट हमारा नदी है जुब्बा व शैलेबी नदी। ये इथोपिया व सोमालिया में है। उद्गम इथोपिया उच्चभूमि, मुहाना हिंद महासागर। शैबेली जुम्बा की सहायक नदी है और शिबेली नदी के तट पर सोमालिया की राजधानी मोगादिशु स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है लिम्पोपो नदी, जो कि दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे व मोजाम्बिक में है और ये नदी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना व दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे की सीमा को बनाते हुए मापुतो यानी डेलागुआ की खाड़ी में गिरती है। ये नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी। इसके बाद नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत एवं पठार। तो ये नाम दिए हुए हैं पर्वत का और ये उसके विशेषताएं हैं। तो एल्टस पर्वत जो है ये नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। एटलस पर्वत। एटलस पर्वत प्रमुख श्रेणियों हाई एटलस पर्वत, एंटी एटलस पर्वत, मध्य एटलस पर्वत, सहारा एटलस पर्वत में विभाजित है। ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में विस्तृत पर्वत श्रेणी है। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी टॉमकल जो है वो 4165 मीटर है, जो कि ग्रेट एटलस पर्वत श्रेणी का भाग है। इसके बाद है इथोपिया की उच्चभूमि। इसकी सर्वोच्च चोटी रास दशन जो कि 4533 मीटर है और ये ब्लू नदी का उद्गम क्षेत्र है। माउंट केनिया, ये केनिया उच्चभूमि की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 5199 मीटर है। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एल्गन जो है ये केनिया व युगांडा की सीमा पर अवस्थित है और शांत ज्वालामुखी पर्वत है ये। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी जो कि तंजानिया में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई अगर देखें तो 5895 मीटर है। इसे माउंट किम्बू के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ढाल पर विश्व प्रसिद्ध कहवा की खेती होती है। इसकी एक विशेषताएं साल भर बर्फ में ढके रहना है, जबकि विषुवत रेखा से ये मात्र 322 किलोमीटर दूर अवस्थित है, माउंट किलिमंजारो। माउंट रावेंजोरी जो है, रावेंजोरी ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जायरे की अल्बर्ट झील के समीप स्थित, इसे माउंट्स ऑफ द मून के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है माउंट कैमरून जो है ये अफ्रीका के एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, कैमरून के तटीय क्षेत्र में अवस्थित है। माउंट सिने जो है ये हॉर्स्ट पर्वत का उदाहरण है और एशिया महाद्वीप का भाग है। मिस्र का मरुभूमीय पर्वत। इसके बाद है तिबेस्ती पठार जो कि मासीफ है और ये उत्तरी चांड में स्थित एक मरुभूमीय पर्वत है। कटंगा पर्वत ये कांगो गणराज्य देश के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसके बाद अब हम अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख अंतरीप देखेंगे।
तो ये अगुलहास अंतरीप जो है दक्षिण अफ्रीका में हिंद महासागर है, और सेंट फ्रांसिस अंतरद्वीप जो है दक्षिण अफ्रीका में हिंद महासागर, वर्दे अंतरीप सेनेगल में उत्तरी अटलांटिक महासागर, ग्वाडीफोई सोमालिया हिंद महासागर, गुड होप अंतरीप दक्षिण अफ्रीका में है और ये केप टाउन के दक्षिण में, फ्रिया अंतरीप जो है नीबिया में है, दक्षिण अटलांटिक महासागर है। इसके बाद हम देखेंगे बारबरी स्टेटस, तो ये इस देश है और ये उसकी राजधानी है। मोरक्को बारबरी स्टेटस जो है इसकी राजधानी है रवात, ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस, अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स, लीबिया की राजधानी त्रिपोली। अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागरीय तट को बारबरी कोस्ट कहते हैं और इस पर स्थित देशों को बारबरी स्टेटस कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख स्थल रुद्ध यानी लैंडलॉक्ड देश हैं बोत्सवाना, मालावी, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, युगांडा और लेसोथो, स्वाजीलैंड, बुरुंडी, रवांडा, इथियोपिया, बुर्किना फासो, मध्य अफ्रीका गणराज्य, चाड, नाइजर, माली, दक्षिण सूडान इत्यादि। ये जो हैं अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख स्थल रुद्ध यानी लैंडलॉक्ड हैं। अफ्रीका के नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अफ्रीका के कर्क, मकर तथा विषुवत रेखा पर अवस्थित देश। पूर्व से पश्चिम क्रम में देखेंगे इसको हम। कर्क रेखा तो पूर्व से पश्चिम हम देखेंगे, तो ये हमारा पूर्व से है, तो मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मौरितानिया, पश्चिम सहारा। मकर रेखा मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया। विषुवत रेखा सोमालिया, केनिया, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जायरे और कॉन्गो गैबन। इसके बाद नेक्स्ट अब हम अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जनजातियां देखेंगे, तो ये जनजाति है अफ्रीका महाद्वीप की और ये संबंधित उससे क्षेत्र हैं। बुशमैन जनजाति से संबंधित क्षेत्र है कालाहारी मरुस्थल जो कि बोत्सवाना, नामीबिया, जिम्बाब्वे तथा दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में है। पिग्मी जनजाति जो है कॉन्गो बेसिन, पिग्मी जनजाति के घरों में मोंगोलस कहा जाता है। बद्दू जनजाति जो है सहारा मरुस्थल में है। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका केनिया में। जुलू जनजाति से संबंधित क्षेत्र हैं दक्षिणी अफ्रीका, अपनी विशेष सांस्कृतिक परंपराओं के लिए ये प्रसिद्ध है। ओरोमो इथियोपिया में है, इथियोपिया में, और लुओ और बागांडा जनजाति जो है विक्टोरिया झील के आसपास की जनजाति है। किकुयू जनजाति जो है किकुयू एवं कंबा जो है केन्या पर्वतीय क्षेत्र के हैं। फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका, नूबा जनजाति सूडान, बंतू जनजाति पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका की जनजाति है बंतू जनजाति। इसके बाद हम अफ्रीका देखेंगे जिसमें अफ्रीका के देश है उसकी राजधानी है, तो अंगोला की राजधानी है लुआंडा, अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। मोरक्को की राजधानी है रबात, मोजाम्बिक की राजधानी है मापुतो, नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक, नाइजर की राजधानी नियामी, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, रवांडा की राजधानी किगाली, सेनेगल की राजधानी डकर, सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया, प्रशासनिक राजधानी है। केप टाउन जो है विधायी राजधानी है और ब्लोएम फोंटेन जो है ये न्यायिक राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की। सूडान जो है खार्तूम, खुद सूडान की राजधानी है खार्तूम, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया, ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस, युगांडा की राजधानी कंपाला, जाम्बिया की राजधानी लुसाका, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। इसके बाद नेक्स्ट राजधानी हम देखेंगे तो कॉन्गो गणराज्य की राजधानी किंशासा है, दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा है, साओटोम एंड प्रिंसिप की राजधानी साओटोम है, गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ है, इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी मालाबो है, आइवरी कोस्ट की राजधानी यामोसोक्रो है, कोमोरोस की राजधानी मोरोनी है, बुर्किना फासो की राजधानी है उवागादोगू, मध्य अफ्रीका गणराज्य की राजधानी है बांगुई, जिबूती की राजधानी है जिबूती, गैम्बिया की राजधानी है बाजुल, गैम्बोन की राजधानी है निब्रेविले, लाइबेरिया की राजधानी है मोनरोविया, लेसोथो की राजधानी है मसेरू, इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा है। इसके बाद नेक्स्ट जो राजधानी है वो है सियरा लियोन जिसकी राजधानी है फ्री टाउन, स्वाजीलैंड की राजधानी है माम्बने जो है, टोगो की राजधानी लोम है, मिस्र की राजधानी काहिरा है, इथियोपिया की राजधानी अदीश अबाबा, घाना की राजधानी अकरा है, गिनी की राजधानी कोनाक्रे है।
केन्या की राजधानी नैरोबी है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। मेडागास्कर की राजधानी अंताननरिवो है। मालावी की राजधानी लिलोंगवे है। बोत्सवाना की राजधानी गेबोरोन है। बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा है। कैमरून की राजधानी याओंडे है। कॉन्गो की राजधानी ब्रांजाविले। बेनिन की राजधानी पोर्टो नोवो। कैप वर्डे की राजधानी प्रया है। चाड की राजधानी एनजामेना। माली की राजधानी बमाको। मौरितानिया की राजधानी नोकचुट। इसके बाद नेक्स्ट अब हम अफ्रीका के संलग्न प्रमुख सागर, महासागर और खाड़ी को देखेंगे। तो ये इनके नाम हैं, नाम और विशेषताएं, और ये अवस्थित हैं और किस सागर से संलग्न देश हैं। पहले तो देखेंगे हम भूमध्य सागर को। तो भूमध्य सागर के नाम विशेषताएं देखेंगे तो ये अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। भूमध्य सागर जलवायु अन्य जलवायु क्षेत्रों की अपेक्षा सर्वाधिक अनुकूल जलवायु है और ये अफ्रीका के उत्तर में है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र इससे संलग्न देश हैं। लाल सागर ये अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। ये अफ्रीका के उत्तर पूर्व में स्थित है और इससे संलग्न जो देश हैं वो है मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। हिंद महासागर जो है ये अफ्रीका के पूर्व में है और ये सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका एवं मेडागास्कर इसके संलग्न देश हैं। और नेक्स्ट आपका अटलांटिक महासागर जो है ये अंध महासागर जिसको बोलते हैं, ये अफ्रीका के पश्चिमी में स्थित है और मोरक्को, सहारा और मौरितानिया, सेनेगल, गैम्बिया, गिनी बिसाऊ, गिनी, सियरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो, बेनी, नाइजीरिया, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, कॉन्गो इससे संलग्न देश हैं। ये सागर से संलग्न ये सारे देश हैं। कॉन्गो, अंगोला, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद है गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी जो है ये नाइजीरिया के दक्षिण में अटलांटिक महासागर में स्थित है और इससे संलग्न जो देश है वो है घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया और कैमरून। और वॉल्विस की खाड़ी जो है ये अटलांटिक महासागर में स्थित है और इससे संलग्न जो देश है वो है नामीबिया। मापुतो या डेलागोआ की खाड़ी जो है ये हिंद महासागर में स्थित है और इससे संलग्न जो देश है वो है मोजाम्बिक। अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका की प्रमुख झीलें। तो ये झील है और ये किस राज्य में है, उनकी क्या विशेषताएं हैं वो दिया हुआ है। तो विक्टोरिया झील जो है ये केन्या, युगांडा और तंजानिया राज्य में स्थित है। अगर इसकी विशेषताएं जाने तो ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। विश्व के मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील प्रथम झील है और दूसरी झील मीठे पानी के लिए विक्टोरिया झील है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर प्रथम स्थान और सुपीरियर झील द्वितीय स्थान के बाद ये तीसरे स्थान पर विक्टोरिया झील जाना जाता है। ये श्वेत नील का उद्गम स्रोत है। विषुवत रेखा इस झील से होकर गुजरती है, अतः विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है विक्टोरिया झील। इसके बाद ताना झील है। ताना झील जो है वो इथियोपिया राज्य में है और इथियोपिया की उच्च भूमि पर स्थित है और ब्लू नील व नील की सहायक अतबारा नदी का उद्गम इसी झील से होता है, ताना झील से। तुर्काना झील जिसको रुडोल्फ झील भी कहते हैं, ये केन्या और इथियोपिया राज्य में है। ये भ्रंश घाटी से अवस्थित है। नासिर झील जो है ये मिस्र और सूडान राज्य में है। अस्वाना बांध का जलाशय है। नील नदी पर स्थित कृत्रिम झील तथा कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है, नासिर झील से। नेक्स्ट झील है तंगनाइका झील। तंगनाइका झील जो है ये तंजानिया, जायरे, बुरुंडी और जाम्बिया राज्य में स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील बैकाल झील जो है वो प्रथम झील है और दूसरी सबसे गहरी झील है तंगनाइका झील। इसके बाद चाड झील जो है ये कैमरून, नाइजीरिया, चाड, नाइजर आदि राज्य हैं इसके और ये सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है चाड झील और चारी नदी का मुहाना है ये। इसके बाद नेक्स्ट झील हमारा वोल्टा झील है जो कि घाना राज्य में है और ये वोल्टा नदी पर मानव निर्मित झील है। 0 डिग्री देशांतर रेखा इससे होकर गुजरती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वोल्टा झील। करीबा झील जो है ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे राज्य में है। जाम्बेजी नदी पर मानव निर्मित झील जाम्बिया और जाम्बेजी नदी पर मानव निर्मित झील है करीबा झील और जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर ये स्थित है। मालावी जिसको न्यासा झील बोलते हैं, ये मालावी और मोजाम्बिक तंजानिया राज्य में है। भ्रंश घाटी में स्थित अफ्रीका की तीसरी बड़ी झील है। इसे कैलेंडर झील भी कहा जाता है।
अब हम पढ़ेंगे हॉर्न ऑफ इंडिया। ये देश है, ये राजधानी है हॉर्न ऑफ इंडिया। तो इरिट्रिया हॉर्न ऑफ इंडिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ये देश है और ये उसकी राजधानी है। तो इरिट्रिया जो है ये इसकी राजधानी अस्मारा है। जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ये जिबूती इसकी राजधानी है। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है और सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। इसके बाद अब हम अफ्रीका की तटीय रेखा एवं स्थित देश देखेंगे। तो ये तट रेखा है और उसके देश कहाँ पे ये स्थित है वो देश है। ग्रैंड कोस्ट तट रेखा जो है ये सियरा लियोन एवं लाइबेरिया में है। आइवरी कोस्ट जो है तट रेखा ये आइवरी कोस्ट में है। गोल्ड कोस्ट तट रेखा घाना में है। स्लैव कोस्ट तट रेखा ये नाइजीरिया, बेनिन एवं टोगो में स्थित है। इसके बाद अफ्रीका के मरुस्थल देखेंगे और उससे संबंधित कुछ तथ्य को जानेंगे। तो थारा मरुस्थल जो है ये अर्ध सहारा का रेतीला क्षेत्र, वायु निक्षेपण द्वारा निर्मित तथा हमादा पथरीली मरुस्थलीय प्रदेश है। सहारा मरुस्थल निम्नलिखित देश में से विस्तृत है। इरिट्रिया, मिस्र जिसको इजिप्ट बोलते हैं, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मौरितानिया, मोरक्को, पश्चिम सहारा, अल्जीरिया, लीबिया एवं ट्यूनीशिया। इसके बाद नेक्स्ट मरुस्थल है लीबिया मरुस्थल। लीबिया मरुस्थल जो है अफ्रीका के उत्तर पूर्वी में लीबिया का विशाल शुष्क क्षेत्र है। पूर्वीय मरुस्थल उत्तर पूर्वी मिस्र का शुष्क क्षेत्र है। नूबियन मरुस्थल जो है इसका विस्तार सूडान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, जिसको सहारा मरुस्थल का पूर्वीय विस्तार है। ये मरुभूमि नील नदी का लाल सागर के मध्य अवस्थित है नूबियन मरुस्थल। इसके बाद है नामीब मरुस्थल। नामीब मरुस्थल जो है इसका विस्तार अंगोला, नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका है और अटलांटिक महासागरीय तट के सहारे फैला ये मरुस्थल हीरे के भंडार हेतु प्रसिद्ध है। नामीब मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल जो है इसका विस्तार बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका। इस मरुस्थल में बुशमैन जिसको सैन बोलते हैं ये जनजाति पाई जाती हैं। ओकावांगो नदी इस मरुस्थल की जीवन रेखा है, कालाहारी मरुस्थल की। इसके बाद उत्तर अमेरिकी की महत्वपूर्ण नदियां हम देख लेते हैं। तो ये नदियां हैं और ये किस देश में है, उनकी कुछ विशेषताएं हैं। कोलोराडो नदी जो है उत्तर अमेरिका की, ये सारी नदियां जो हैं अब हम देखने जा रहे हैं। कोलोराडो नदी जो कि उत्तर अमेरिका में है और ये यूएसए प्लस मैक्सिको में है, यूएसए और मैक्सिको में। उद्गम रॉकी पर्वत है। मुहाना कैलिफोर्निया की खाड़ी है। इस नदी पर हुअर और पार्कर बांध जो है वो बनाए गए हैं। ग्रैंड कैनियन का संबंध इसी नदी से है और मिड झील का संबंध भी है इसी नदी से। इसके बाद जो रियो ग्रांडे नदी है ये यूएसए प्लस मैक्सिको में है। उद्गम कैम्बी पर्वत और मुहाना मैक्सिको की खाड़ी, अमेरिका व मैक्सिको की प्रकृति सीमा जो है वो निर्धारित करती है। ये मैक्सिको की खाड़ी में सैंडी डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट जो उत्तर अमेरिका की नदी है ये है कोलंबिया नदी। ये यूएसए प्लस कनाडा में है। इसका उद्गम जो है ये कोलंबिया झील है। मुहाना उत्तरी प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर में गिरने वाली उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। इसके तट पर अमेरिका का पोर्टलैंड शहर अवस्थित है। सबसे बड़ी सहायक नदी स्नेक नदी है। अवस्थित बांध ग्रांड कूली, चीफ जोसेफ, बोनविले आदि। स्नेक नदी जो है ये यूएसए में है, स्नेक नदी। और उद्गम इसका रॉकी पर्वत है, येलोस्टोन नेशनल पार्क और ये कोलंबिया की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हडसन नदी जो है यूएसए में है और इसका उद्गम लेक स्टार ऑफ द क्लाउड्स और कुछ स्रोतों में ये हेडरसन झील के पास से है। मुहाना इसका न्यूयॉर्क की खाड़ी उत्तर अटलांटिक महासागर है और ये न्यूयॉर्क शहर इसके तट पर स्थित है। पोटोमैक नदी जो है ये यूएसए में है और इसका उद्गम जो है वो अल्पेशियन पर्वत में है। मुहाना चेसापेक की खाड़ी, वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी जो है ये इसी नदी के तट पर स्थित है, पोटोमैक नदी के तट पे। इसके बाद जो नदी है वो है मिसिसिपी नदी। तो मिसिसिपी नदी जो है वो यूएसए में है। इसका उद्गम जो है इटास्का झील है। मुहाना मैक्सिको की खाड़ी। सहायक नदी मिसौरी है। सेंट लुइस के पास मिसौरी मिसिसिपी से मिलती है। मिसिसिपी नदी का अपवाह क्षेत्र उत्तर अमेरिका का सबसे लंबा अपवाह तंत्र है। मुहाने पर न्यू ऑर्लियंस बंदरगाह स्थित है। पंजा का डेल्टा का निर्माण करती है। इसके उत्तरी बेसिन के आसपास के क्षेत्र मक्का व गेहूं उत्पादन हेतु तथा दक्षिणी बेसिन गन्ना, कपास व चावल की कृषि हेतु महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो नदी है वो है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी यूएसए और कनाडा में है। उद्गम इसका है ओंटेरियो झील। मुहाना सेंट लॉरेंस की खाड़ी। इसी नदी के तट पर कनाडा के क्यूबेक व
मॉन्ट्रियल शहर स्थित है। मॉन्ट्रियल विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप शहर है। क्यूबेक कनाडा का प्राचीनतम शहर है, जहां फ्रांसीसी समुदाय की जनसंख्या अधिक होने के कारण इसे फ्रेंच सिटी भी कहा जाता है। विश्व की व्यस्तम अंतःस्थलीय जलमार्गों में से एक है और ये उत्तर अमेरिका का व्यस्तम नदी जलमार्ग भी है, सेंट लॉरेंस नदी। ये विश्व का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख बनाती है। ज्वारनदमुख बनाती है। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी। इसके बाद है फ्रेजर नदी, जो कि कनाडा में है। इसका उद्गम है रॉकी पर्वत, मुहाना है उत्तरी प्रशांत महासागर। कनाडा का प्रसिद्ध बंदरगाह वैंकूवर इसी के मुहाने पर स्थित है। वैंकूवर जो है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे एवं कैनेडियन नेशनल रेलवे का पश्चिमी जंक्शन भी है। वैंकूवर लकड़ी के उत्पाद बनाने का प्रमुख केंद्र है। मैकेंजी नदी कनाडा में है। उद्गम है ग्रेट स्लैव झील। मुहाना है आर्कटिक महासागर के ब्यूफोर्ट सागर में। कनाडा की सबसे लंबी नदी है मैकेंजी नदी। यूकॉन नदी जो है कनाडा प्लस यूएसए में है। उद्गम है ब्रिटिश कोलंबिया, जो कि कनाडा में है। मुहाना बेरिंग सागर उत्तरी प्रशांत महासागर। इसका संबंध जो है यूकॉन के पठार से है। इसके बाद हम महत्वपूर्ण झीलें देख लेते हैं। तो ये झील के नाम है, किस देश में है, उनसे संबंधित विशेषताएं और तथ्य देख लेते हैं। तो ग्रेट बियर झील जो है ये कनाडा में है और इसके ऊपर से अटलांटिक वृत्त गुजरता है। इसके ऊपर से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। किसके ऊपर से? ग्रेट बियर झील से, जो कि कनाडा में स्थित है। इसके बाद जो है ग्रेट स्लेव झील जो है ये कनाडा में है, ये भी कनाडा में ही स्थित है। ग्रेट बियर झील भी और ग्रेट स्लेव झील भी। इसके निकट कनाडा के उत्तरी पश्चिमी राज्य की राजधानी येलोनाइफ अवस्थित है। इस झील से ही मैकेंजी नदी निकलती है, ग्रेट स्लेव नदी से, झील से। और नेक्स्ट झील जो है वो है अथाबास्का झील। अथाबास्का झील जो है ये भी कनाडा में है। ये ग्रेट स्लेव झील व रेडियर झील के मध्य अवस्थित है। रेंडियर झील जो है ये भी कनाडा में है। चर्चिल नदी का उद्गम इसी झील से होता है, जो कि हडसन की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद नेक्स्ट नदी झील जो है वो है विनिपेग झील, जो कि कनाडा में है। इसके तट पर मनीटोबा प्रांत की राजधानी विनिपेग अवस्थित है। नेक्स्ट झील जो है वो है सुपीरियर झील, जो कि कनाडा प्लस यूएसए में है। ये विश्व में मीठे पानी के लिए सबसे बड़ी झील है और ये सुपीरियर उच्च भूमि पर अवस्थित है। सुपीरियर उच्च भूमि के मिसाबी रेंज अमेरिका में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सुपीरियर झील के तट पर अवस्थित डुलूथ शहर अमेरिका में लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। सू नहर के समीप अवस्थित सॉल्ट सेंट मैरी कनाडा का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह। इसके बाद ह्यूरॉन झील जो है ये कनाडा और यूएसए में है। इसके समीप अवस्थित सडबरी कनाडा का एक महत्वपूर्ण खनन शहर है, जो विश्व स्तर पर निकेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सडबरी तांबा एवं प्लेटिनम के भंडार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद है मिशिगन झील जो है ये यूएसए में है। इसके तट पर अमेरिका के गैरी शिकागो एवं मिल्वॉकी शहर अवस्थित है। सुपीरियर लॉरेंशियन उच्च भूमि के लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र एवं पेंसिल्वेनिया के कोयले उत्पादक क्षेत्र के मध्य अवस्थित होने के कारण गैरी शिकागो औद्योगिक प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक विकास है। शिकागो अमेरिका का मांस प्रसंस्करण उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। इसके बाद ईरी झील जो है कनाडा प्लस यूएसए में है। इसके तट पर अमेरिका का डेट्रॉयट शहर अवस्थित है, जो कि विश्व स्तर पर ऑटोमोबाइल का महत्वपूर्ण केंद्र है। वेललैंड नहर ईरी को ओटेनरियो झील से जोड़ती है। वेललैंड नहर के समीप कनाडा उत्तर सीमा पर उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा नदी पर अवस्थित है। ईरी झील के तट पर और नियाग्रा जलप्रपात के समीप न्यूयॉर्क का राज्य बफेलो शहर अवस्थित है। इसके बाद है ओंटेरियो झील। ओंटेरियो झील जो है ये कनाडा और यूएसए में है और इसके तट पर कनाडा के टोरंटो, हैमिल्टन एवं किंगस्टन शहर अवस्थित है। टोरंटो कनाडा एवं ओरेंटियो प्रांत की राजधानी होने के साथ साथ कनाडा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। हैमिल्टन ईरी व ओंटेरियो के मध्य अवस्थित है। हैमिल्टन जो है वो ईरी और ओंटेरियो के मध्य अवस्थित है। किंगस्टन कनाडा में रेल इंजन व लोकोमोटिव उद्योग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। ओंटेरियो झील में सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ग्रेट साल्ट लेक है। ग्रेट साल्ट लेक जो है वो यूएसए में है। ये अमेरिका में खारे पानी का झील है, जो कि मीठे पानी का झील और बोनेविल का अवशिष्ट भाग है। इसके तट पर उटाह राज्य की राजधानी साल्ट लेक सिटी अवस्थित है।
अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जल संधियाँ। तो ये जल संधि है, ये उनकी विशेषताएं हैं। डेविस जल संधि जो है ये बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है। बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। हडसन जल संधि कनाडा के ओगावा प्रायद्वीप को बैफिन द्वीप से अलग करती है। हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। और इसके बाद नेक्स्ट जल संधि है बेले इसले जल संधि जो है ये न्यूफाउंडलैंड को कनाडा न्यूफाउंडलैंड को कनाडा मुख्य भूमि से अलग करती है। लेब्राडोर सागर को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ती है। और फ्लोरिडा जल संधि जो है ये फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है और अटलांटिक महासागर को मेक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। युकाटन चैनल जो है ये मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है और मेक्सिको की खाड़ी को कैम्ब्रियन सागर से जोड़ता है। विंडवार्क पैसेज जो है क्यूबा को हैती से अलग करता है और उत्तरी अटलांटिक महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ता है। मोना पैसेज जो है ये डोमिनिकन गणराज्य को प्यूर्टो रिको से अलग करता है और उत्तरी अटलांटिक महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ता है। पनामा नहर जो है कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर की पनामा खाड़ी से जोड़ता है और इस नहर में जल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए गुटन झील यानी लेक गाटन का निर्माण किया गया है। कोलोन तथा पनामा सिटी इस शहर के समीप अवस्थित बंदरगाह है। आर्टिक महत्व की दृष्टि से पनामा नहर का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। जुआन डी फ्यूका जल संधि जो है ये कनाडा व वैंकूवर द्वीप को कनाडा मुख्य भूमि से अलग करता है। बेरिंग जल संधि जो है ये अमेरिका के अलास्का को रूस के साइबेरिया से अलग करता है और प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर को आर्कटिक महासागर के ब्यूफोर्ट सागर से जोड़ता है। तो ये हमारे 6 कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा विश्व भूगोल का, तो उसमें भी सारे इम्पोर्टेंट ही चार्ट होंगे जिसको कि आपको रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा उससे हेल्प मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।